औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज एक और इंसिडेंट है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। ये इंसिडेंट्स में इसलिए पहले बीच में इसके जो हमारा एक सेशन चल रहा था प्रैक्टिकल का, उसको पॉज लेके मैं इसलिए आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें लेसन लर्निंग जो है वो बेतहाशा है और छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसमें मैंने ये सोचा कि ये आप लोगों के साथ हम शेयर करें ताकि इसमें जो लेसन लर्न है उसके ऊपर हम वर्कआउट करें और अपने एरिया में हम इस तरह का किसी भी मुमकिन हादसे से अपने आप को, अपने साथियों को बचा सकें। तो ये जो इंसिडेंट है ये कहना चाहिए कन्फाइंड स्पेस का है और वेल्डो रिफाइनरी डेलवेयर सिटी डेलवेयर में है। और इसमें हुआ ये था कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री थी और उसके अंदर नाइट्रोजन पर्जिंग थी जिसकी वजह से 2 लोगों की उसमें हलाकत हो गई। और ये तकरीबन नवंबर 5, 2005 की बात है कि 2 कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ जो थे मैट्रिक्स कंपनी के, और वो अपना तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने एक रीअसेंबल करना था एक पाइप एक प्रेशर वेसल के ऊपर। और वो जो प्रेशर वेसल जो थी वो उसके अंदर नाइट्रोजन की पर्जिंग चल रही थी वेल्डो रिफाइनरी डेलावेयर सिटी डेलावेयर में। अब जो कन्फाइंड स्पेस है और उससे रिलेटेड 2 चीज़ें हैं। पहला जो है हम उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसमें सामने आपको एक चार्ट भी दिखा रहा हूँ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ऑन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इससे पहले आप चार्ट देखें, 2 चीज़ें आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। एक होती है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और एक होती है ऑक्सीजन एनरिचमेंट। जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 19.5% से नीचे जाती है इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, और वो इन्वायरमेंट हमारा ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट होता है। और अगर आपने ऐसे एरिया में एंटर होना है जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, यानी 19.5% से कम ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको लाजमी सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस या सप्लाइड एयर ब्रीदिंग अपरेटस के साथ एंट्री करनी होगी, उसके अलावा एंट्री नहीं होगी। इसी तरह से जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई 23.5 या ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है एयर में वो 23.5% से ज़्यादा हो, उसको हम ऑक्सीजन एनरिच एटमॉस्फेयर कहते हैं, और वहाँ पर भी आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम सेफ़ लेवल है वो 23.5% है। 21% जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हवा में रहती है और 19.5 जो है वो मिनिमम सेफ़ लेवल है। उसके नीचे ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। इसी तरह से परसेंट बाय परसेंट अगर आप इसको ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करते जाएंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आते जाएंगे, फटीग बढ़ता चला जाएगा, रेस्पिरेटरी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर 8 से 10 मिनट का है कहना चाहिए मेंटल फेलियर हो सकता है। 6 से 8% अगर ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो जाती है और आप वहाँ 6 मिनट गुजार लेते हैं तो 50% जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है डेथ की, और अगर आप वहाँ पे 8 मिनट गुजार लेते हैं तो 100% प्रोबेबिलिटी है डेथ की। और अगर ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 6% से भी नीचे चली जाती है तो 40 सेकंड के अंदर जो है वो आप कोमा में चले जाते हैं, और उसके बाद कहना चाहिए अनकॉन्शियसनेस, और उसके बाद रेस्पिरेशन सीज हो जाती है और बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें इसको समझना है कि बिलो 19.5% जो है ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन है तो हमारी बॉडी पे क्या असरात होंगे। इसको जितना अच्छे से समझेंगे, इस तरह की किसी भी एरिया में एंट्री करने से पहले हम अपना एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे, प्री जॉब प्लानिंग, असेसमेंट, ये तमाम चीज़ें, और उसके हिसाब से कहना चाहिए प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए चले जाएंगे और अपना काम हम सेफली परफॉर्म करेंगे। तो दोबारा आते हैं इस इंसिडेंट की तरफ कि जिसके मैंने आपके अभी बताया कि 9 नवंबर 2005 की बात है और ये एक इंसिडेंट हो गया था। और कुछ दिन पहले जो है मैट्रिक्स जो है कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उन्होंने टेम्प्रेरी नाइट्रोजन सप्लाई जो है हाइड्रोक्रैकर यूनिट जो है उसका यूनिट रिएक्टर जो है R1 उसके अंदर उन्होंने ये सप्लाई दी थी। और नाइट्रोजन पर्जिंग जो है रिएक्टर में वो कंटिन्यू थी, और उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर उन्होंने एक कैटलिस्ट जो है वो लोड किया था। और जो वो चाह रहे थे कि कैटलिस्ट जो है एक्चुअली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देता है, उसकी स्पीड, उसको स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, और अपनी केमिकल जो कंडीशन होती है उसको चेंज नहीं करता है। तो वो चाह रहे थे कि अगर हम इसको अब हमने लोड कर दिया है और अगर ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, तो उसके साथ ये कहना चाहिए आग लगने के चांसेस हैं। तो वहाँ से उन्होंने नाइट्रोजन की पर्जिंग की हुई थी। उन्होंने कन्फाइंड स्पेस की वार्निंग भी उसके ऊपर लगाई हुई थी कि जनाब ये एरिया जो है ये कन्फाइंड स्पेस है, वार्निंग साइन दिया हुआ था। जो ओपनिंग है उसके साइड पर जो स्टड्स लगे हुए थे वहाँ पर उन्होंने ये काम किया हुआ था। और इंसिडेंट से तकरीबन 5 घंटे पहले जो है उनका जो फोरमैन था उसने एक रेड टेप जो कि डेंजर जिस पे लिखा हुआ था वो भी उस जगह पे उसने लगा दी थी। लेकिन
कन्फाइंड स्पेस का भी लगा दिया, डेंजर का साइन भी लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक स्पेसिफिक वार्निंग जो वहाँ पे लगनी चाहिए थी नाइट्रोजन हैजर्ड के बारे में वो नहीं लगाई, वो लगाना भूल गए या चूक हो गई उनसे कि वो जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो लोगों को मिलना चाहिए था कि जनाब इस वेसल के अंदर नाइट्रोजन की पर्जिंग हो रही है ताकि लोग अपने आप को उस एरिया से दूर रखते, वो उन्होंने साइन वहाँ पर नहीं लगाया। अब जो क्रू था मैट्रिक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का, उनको परमिट मिला जो कि वलेरो की तरफ से था कि उन्होंने पाइप एल्बो को वहाँ पे इंस्टॉल करना है, और जो सेफ वर्क परमिट था उनका, उन्होंने उस वर्क परमिट ने उनको बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया कि रिएक्टर जो है वो नाइट्रोजन से फिल्ड है, और परमिट के ऊपर बल्कि जो नाइट्रोजन पर्जिंग वाला कॉलम था वहाँ पे नाइट्रोजन पर्ज नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ था, यानी कि वहाँ पे नाइट्रोजन पर्जिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था उनके वर्क परमिट के अंदर। रात को तकरीबन 11 बजे जो है 2 मैट्रिक वर्कर्स जो हैं उन्होंने प्लाईवुड वगैरह और प्लास्टिक रैप जो है वहाँ से हटाया, उसको फ्लैंज की सरफेस को क्लीन किया ताकि फ्लैंज को लगाने का काम किया जाए। और उस टाइम पे जो एक थर्ड वर्कर था उसने नोटिस किया कि जो अंदर वाला एरिया है तकरीबन 5 फीट नीचे जो है वहाँ पे एक डक्ट टेप जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है इनसाइड दी रिएक्टर। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर वो टेप उसके अंदर है तो ये जो आप वलेरो की जो क्लीनिंग और इंस्पेक्शन थी वो फेल हो जाती, और वो उनको अलाउ भी नहीं करते कि आप एल्बो को इंस्टॉल करें दोबारा से जब तक कि वो आप उस डक्ट टेप को निकाल नहीं लेते। अब उनको भी अच्छी तरह से पता था कि इस वक्त एंटर होना है रिएक्टर के अंदर और टेप निकालना है, तो उसके लिए उनको एक स्पेशल टीम की ज़रूरत है, एक ऐसा स्पेशल टीम हो या ऐसे स्पेशल लोग हों जो कि वेल इक्विप्ड हों और कन्फाइंड स्पेस की एंट्री का परमिट भी उनके पास हो। अब ये तमाम प्रोसेस जो है लाजमी बात है जब वो उसके लिए जाते तो उसके लिए उनको कई घंटे लग जाते, और उनकी जो इंस्टॉलेशन है उस एल्बो की उसमें देर हो जाती, और उनको ये तमाम काम जो है उसी शिफ्ट के अंदर कंप्लीट करना था। अब चूँकि वो उसके ये कहना चाहिए जो उनकी प्लानिंग थी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं थी कि एक एक्स्ट्रा परमिट लेना है, सब कुछ करना है, तो ऐसी कंडीशंस पे सबसे बेहतर काम ये होता है कि अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को, अपने इमीडिएट मैनेजर को लूप में लेके आएँ और फ़ौरन से उनको बताएं कि ये कंडीशन हो गई है, ताकि उसको दोबारा से कहना चाहिए उसके ऊपर एक प्लानिंग की जाए, दोबारा से प्रॉपर परमिट लिया जाए, गैस टेस्टिंग की जाए। समहाउ उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया। और उनके पास एक और चीज़ उनके जहन में चल रही थी, वो ये थी कि जो क्रेन उनको मिली थी जिसने ये 5 टन का भारी एल्बो जो है वो उसको वहाँ पे प्लेस करना था, वो भी बहुत थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए उनके पास अवेलेबल थी स्पेसिफिक जॉब के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है क्रेन और बहुत सारे कामों में भी बिजी थी, तो यहाँ से काम कंप्लीट करने के बाद उसने कहीं और भी जाना था, तो उनके ऊपर एक और प्रेशर था कि क्रेन भी हमारे पास आनी है और टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो इस तमाम डिले, जो लॉन्ग डिले होना था, उन्होंने उसके लिए एक शॉर्टकट सोचा। और ये हमें याद रखना है कि ज़िंदगी में जब भी आप इस तरह के शॉर्टकट लेते हैं तो वो शॉर्टकट जो होता है वो लाइफ को कट शॉर्ट कर देता है। आप इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, आप अपने वर्क एरिया में हैं, आप अपने घर में हैं, और किसी भी किस्म का इस तरह का आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं तो बड़ा ख़तरनाक होता है। इसलिए हमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन और प्रॉपर तरीक़ाकार को हमको फॉलो करना चाहिए ताकि इस तरह के किसी भी हादसे से हम अपने आप को भी बचा सकें, अपने कोलीग्स को भी बचा सकें। वरना मेरी किसी भी गलती से मेरे किसी साथी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो हमें तमाम लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है हमेशा। तो उन्होंने इस तमाम लॉन्ग डिले को बचाने के लिए वर्कर ने क्या किया कि वो करीब खड़ा हो गया ओपनिंग के, और एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल वायर जो है वो अपने साथ लेकर आ गया, और उसने कई अटैम्प्ट्स किए कि वायर का किनारा मोड़ के मैं उसको नीचे डालूं और वहाँ से डक्टिंग टेप को ऊपर उठा लूँ। और देखने में ये बड़ी इजी टास्क लग रही थी, लेकिन ये इजी टास्क उनके लिए कारआमद साबित नहीं हुई, और उसकी वजह से अब फिर क्या हुआ कि जब उसको वहाँ से एक्सेस नहीं मिला तो वर्कर जो था वो उसकी ओपनिंग के बिल्कुल करीब आ गया, और वहाँ से इस तरह से ऊपर आके बैठ गया कि उसकी टांगें अंदर लटक रही थी वेसल के अंदर, और वो वहाँ से बार बार ट्राई कर रहा था उस डक्ट टेप को बाहर निकालने के लिए लेकिन इसके बावजूद वो उस डक्ट टेप को नहीं निकाल सका। अब इस तमाम जितने भी एविडेंस केमिकल सेफ्टी बोर्ड की टीम ने जो इकट्ठे किए, उसके ऊपर उन्होंने 2 पॉसिबल सिनेरियो के बारे में सोचा कि क्या पॉसिबली उसने किया होगा, क्योंकि जो 2 लोग इस काम में शामिल थे वो दोनों की डेथ हो गई थी। तो पहला सिनेरियो था, उन्होंने ये सोचा कि वर्कर जो है उसने अपने आप को लोअर किया रिएक्टर की जो ओपनिंग है वहाँ पे, ताकि उसको ग्रैब कर सके टेप को, और वो इस बात पे इंतज़ार कर रहा था कि मेरा फोरमैन साथ खड़ा हुआ है, मुझे कुछ भी हो गया तो ये फ़ौरन से कहना चाहिए लैडर भी करीब रखी हुई है, लैडर लेकर आ जाएगा, मुझे सेव कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को लोअर किया, उसने नाइट्रोजन जो है वो इनहेल कर ली, और ऑक्सीजन की चूँकि कमी हो गई तो वो फ़ौरन से कोलैप्स हो गया। और सेकंड सिनेरियो में था कि वर्कर जो था वो एच के पास करीब चला गया, लीन ओवर दी ओपनिंग के करीब जाके वो बैठ गया,
और उसने ट्राई किया कि जल्द से जल्द और बहुत अपने आप को करीब कर ले टेप के, और इस पॉइंट पे या तो वो एक्सीडेंटली अंदर स्लिप हो गया या उसने फिर वही ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर था, उसने नाइट्रोजन इनहेल की और उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और वो अंदर गिर गया। इसके बाद क्या हुआ, ये ज़्यादा एक बड़ी ट्रेजेडी थी कि जब वो अंदर गिर गया और वो अनकॉन्शियस हो गया, तो जो उसका फॉरमैन था उसने क्या किया कि उसने बजाय इसके कि इमरजेंसी टीम्स को इन्फॉर्मेशन देता ताकि एक इंसिडेंट डिक्लेयर होता, फ़ौरन से अलार्म बजता, इमरजेंसी टीम आती, प्रॉपर पीपीज़ के साथ अंदर एंट्री करती परमिट के साथ, उसने क्या किया कि उसने करीब पड़ी हुई लैडर को लिया, रिएक्टर के अंदर डाला और ख़ुद भी अंदर नीचे उतर गया। अब ये वही कंडीशन है, लोग समझ होते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना सांस रोक लूँगा, इसको जल्दी से जाऊँगा उठाऊँगा, आसान नहीं है। कम से कम भी 50-60 kg का भी आदमी है तो आप उसको इस तरह से नहीं उठा सकते। तो हुआ भी यही कि वो जब अंदर गया है और उसको उठाने के लिए, तो जैसे ही वो नीचे गया उसको मदद देने के लिए, तो चूँकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल ही लो थी तो उसकी वजह से वो भी कोलैप्स हो गया वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर एडमिनिस्ट्रेटर जो था उसने ये देखते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी अपने रेडियो पे, और वेलेरो ऑपरेटर्स जो थे उन्होंने यूनिट का अलार्म जो है वो साउंड कर दिया, यानी यूनिट का अलार्म उन्होंने बजा दिया। कंपनी के इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो है थोड़ी देर में उस साइट पे पहुंच गए और वहाँ से उन्होंने देखा कि दोनों जो वर्कर थे वो मोशनलेस अंदर एक ही जगह पे गिरे हुए थे, और उन्होंने एक हैंड हेल्ड मल्टी गैस डिटेक्टर जो था उसको अंदर इंसर्ट किया ताकि चेक करें अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 1% ऑक्सीजन शो कर रहा था, यानी सिर्फ 1% ऑक्सीजन थी, जो कि बहुत ही लीथल एटमॉस्फेयर था। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर जो है वो उन्होंने अपना कहना चाहिए सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus लिया, वो अंदर गए और उसके बाद रेस्क्यू हाइस के थ्रू उन्होंने दोनों वर्कर्स को वहाँ से बाहर निकाला। और ये तकरीबन इस तमाम अरसे के दौरान में 10 मिनट का वक्त हो चुका था कि जब पहला वर्कर अंदर गया और फिर जब उसको बाहर निकाला, इसमें 10 मिनट का वक्त गुजर चुका था। और बहुत सारे उन्होंने अटैम्प्ट किए उस वर्कर की लाइफ को रिवाइव करने के लिए, दोनों को, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ उनके चेकअप के बाद उन दोनों को की डेथ को डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसमें लेसन लर्न क्या है, अगर आप इसमें देखें तो पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो एम्फेसाइज होना चाहिए कि इनर्ट गैस एस्फिक्सिएशन के हैजर्ड्स क्या हैं, इसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने वहाँ पे कोई वार्निंग साइन भी नहीं दिया हुआ था, परमिट के अंदर उन्होंने नाइट्रोजन की जो कंडीशन थी उसको नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ था, यानी उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि इस वेसल के अंदर नाइट्रोजन की पर्जिंग चल रही है। कोई कहना चाहिए साइन भी मौजूद नहीं था, उन लोगों को किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं थी। अगर ये साइन वहाँ पे होते, परमिट के अंदर मेंशन होता, तो लाजमी वो लोग सोचते कि नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और किसी पर्पज़ के लिए है, तो जो भी तरीक़ाकार अडॉप्ट करना था उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती, प्रॉपर परमिट होता, प्रॉपर टीम आती वहाँ पर और प्रॉपर तरीक़ेकार पे फॉलो करते हुए सेफली उस डक्ट टेप को वो बाहर निकाल लेते और उसके बाद सेफली अपने काम को कंप्लीट कर लेते। ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर जो है कन्फाइंड स्पेस में हमें याद रखना है कि बहुत ही डेडली हो सकता है, और चंद सांस ही अगर आपने वहाँ पे ले लिए जहाँ पे ऑक्सीजन की कंडीशन जो है बहुत ही लीथल है, बहुत ही कम है, तो ये हमारे लिए बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। और ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर में हमें कभी भी बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर प्रॉपर सप्लाइड एयर के, ब्रीथिंग इक्विपमेंट के हमें कभी भी अंदर एंटर नहीं होना, ये हमें अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए और इसकी बार बार हमें लोगों को ट्रेनिंग भी देनी है। फिर प्री जॉब प्लानिंग होनी चाहिए, प्री जॉब प्लानिंग एंड वॉक डाउन विद द एंटायर टीम, पूरी टीम के साथ इसकी प्लानिंग होनी चाहिए और वहाँ का विजिट हो कि हमने कहाँ पे काम करना है, उसके अंदर हैज़र्ड्स क्या क्या हैं, हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस करें, अपने काम को डिफरेंट पीसेस में ब्रेक करें कि हमने ये काम परफॉर्म करना है, इसके अंदर क्या क्या हैज़र्ड हैं, रेमेडियल एक्शन हम क्या लेंगे, हमने नीचे जाना है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है, किस तरह से हम अंदर सांस लेंगे, कैसे अंदर जाएंगे, मेन पर्सन कौन होगा, बैकअप की टीम वहाँ पे कहाँ खड़ी होगी, किस तरह से अप्रोच कर रही होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को आप किस तरह से चेक कर रहे होंगे, परमिट के हिसाब से आप तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने उस एरिया में जॉब करते हुए परफॉर्म करनी है। फिर कन्फाइंड स्पेस हैज़र्ड की वार्निंग जो है वो हर वक्त जब तक उस एरिया के अंदर काम हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस एरिया की वार्निंग, उसके हैज़र्ड्स जो हैं वो वहाँ पे बड़े अच्छे प्रोमिनेंटली अंदाज में डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं या वहाँ पे खड़े हैं या वहाँ काम कर रहे हैं उनको उन तमाम हैज़र्ड्स का पता होना चाहिए। इवन जब आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे होते हैं और फिर बीच में कोई ब्रेक आता है और ब्रेक में आप उसको बंद करके चले जाते हैं, तो उसका भी एक बंद करने का तरीका है कि उसकी आप ओपनिंग जो है उसको किस तरह से आप क्लोज़ करेंगे, उस एरिया को कैसे हार्ड बैरिकेड करेंगे ताकि कोई भी अनवांटेड शख्स जो है वो अंदर ना जाए। वहाँ पे साइंस को देख ले कि कन्फाइंड स्पेस है, विदाउट परमिट एंट्री नहीं है, यहाँ पे इनर्ट गैस की सप्लाई भी है जो हमारी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत लो है, ये भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये तमाम साइंस जब सामने होंगे तो लोगों को इसकी अच्छी सी अवेयरनेस मिल रही होगी।
Pre-job walk-downs should accurately identify all equipment where inert gas purging may be वेंटिंग इनटू दी वर्क एरिया। फिर इसी तरह से जब आप प्री जॉब वॉक डाउन करते हैं तो आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है तमाम इक्विपमेंट्स का, तमाम एरिया का, के अंदर जो इनर्ट गैस की पर्जिंग हो रही है और वो वहाँ से जो वेंटिंग हो रही है किस जगह से वेंटिंग हो रही है, ताकि लोगों को उस एरिया का भी पता चल जाए कि यार ये जगह सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरह से बैरियर्स, वार्निंग्स ये हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, अराउंड ओपन पर्ज वेंट्स एट ऑल टाइम ड्यूरिंग पर्जिंग एक्टिविटी। जब भी पर्जिंग एक्टिविटी हो रही है और ये नाइट्रोजन जहाँ से एंटर होकर फिर जहाँ से निकल रही है उन तमाम जगहों पे ये वार्निंग साइंस लाजमी होने चाहिए ताकि लोगों को अच्छे से इसकी अवेयरनेस होती रहे। सेफ रेस्क्यू ऑपरेशन, वर्कर जो हैं उनको इस चीज़ के ऊपर अच्छे से एम्फसाइज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एक नॉर्मल पावरफुल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है कि जब भी हम देखते हैं कि कहना चाहिए हमारा कोई कोलीग है, हमारा साथी है, हमारा फोरमैन है और वो कहना चाहिए कहीं भी कोलैप्स हो गया है किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर या मल्टीपल कन्फाइंड स्पेस इंसिडेंट के विक्टिम्स जो है वो इसी तरह से हो रहा होता है कि वो अंदर काम कर रहे होते हैं और अगर वो अचानक कोलैप्स होते हैं तो क्या होता है कि जो साथ खड़ा हुआ उसका साथी होता है, दोस्त होता है, वो फ़ौरन से बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है और फ़ौरन से अंदर घुस जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए। हमें याद रखना है कि हमारे पास कोई बहुत सुपर पावर्स नहीं है, हम कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है कि हम जो है कहीं भी किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर विदाउट ट्रेनिंग और विदाउट परमिट के, विदाउट प्रॉपर पीपीईज के एंटर हो जाएंगे। ये क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, ये क्राइम होगा कि आप एक ऐसी जगह पे एंटर हो रहे हैं जहाँ पे एंटर होने के लिए आपको ऑथराइजेशन नहीं है, आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास ब्रीदिंग इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास रेस्क्यू करने की टेक्निक्स नहीं है, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है उसका आइडिया नहीं है, तो आप कैसे जाके किसी को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। फिर वो चीज़ है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोच रहे होते क्योंकि एकदम से जो इंसिडेंट होता है बंदे कोलैप्स हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है, मुझे इसको बचाना है, तो फ़ौरन से बचाने की इस तरह से कोशिश करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वर्कर्स सडनली इन्वॉल्व इन एमरजेंसी एक्टिविटीज़ मस्ट नॉट अलाउ इमोशंस टू ओवरराइड सेफ्टी वर्क प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग। इनके इमोशंस जो है ना आपको अपने को कंट्रोल रखने हैं। ऐसा नहीं कि इमोशन हम पे इतने हावी हो गए कि हमने परमिट भी छोड़ दिया, हमने प्रोसीजर भी छोड़ दिया और बस जाके छलांग मारी के इसको हम निकाल दें। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि जब एक शख्स जो है वो अंदर अनकॉन्शियस होता है, उसको बचाने के लिए दूसरा जा रहा होता है, तीसरा जा रहा होता है, चौथा जा रहा होता है। यूएई के अंदर अबू धाबी में वहाँ पर एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था और हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन थी और पहले एक आदमी जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, उसको बचाने दूसरा, तीसरा और चौथा भी जा रहे होते हैं, जिनमें से 3 की डेथ हो जाती है और चौथा जो है तकरीबन 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहता है। तो हम इन चीज़ों को समझना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। ओनली क्वालिफाइड और ट्रेन जो इक्विप्ड पर्सनल हैं वो वहाँ पे स्टैंड बाय के तौर पे खड़े रहे हैं, उनको अपने जॉब का पता है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर पीपीज़ हैं, वही जाके उसको रेस्क्यू कर रहे हों। अब हमने इसको करना क्या है कि अच्छी तरह से फायर एंड सेफ्टी की जो आपकी टीम्स हैं वो बैठे इसको डिस्कस करें, इस वीडियो को देखें, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पढ़ें, इनके लिंक्स जो हैं वीडियो का और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसको अच्छी तरह से अपने ना सिर्फ साथियों के साथ डिस्कस करें, अपने कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ के साथ डिस्कस करें, उनको इन चीज़ों का हैज़र्ड्स का बताएँ, और अगर आपके एरिया में इस तरह की कन्फाइंड स्पेसेस हैं उनको अच्छी तरह से देखें, समझें, और जिस तरह से मैंने कहा वार्निंग साइंस ज़रूर वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। एक और चीज़ कि अगर आप इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे तो salman-a-rashid@gmail.com पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि विदिन वीक और 2 जो है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक लाइव सेशन रखूँगा जिसके अंदर हम इसी इंसिडेंट को भी और इससे पहले वाला जो मैंने आपसे इंसिडेंट शेयर किया था, इन दोनों के बारे में हम उस लाइव सेशन के अंदर डिस्कशन कर रहे होंगे। जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से आंसर करें, और इस तरह से एक अच्छा लेसन लर्न भी चलता रहेगा, हम नई चीज़ें सीखते भी रहेंगे, और बेसिक मोटो हमारा वही रहेगा कि हमने अपने आप को सेफ़ रखना है, हम अपने वर्क इन्वायरमेंट को सेफ़ रखना है, अपने कोलीग्स को सेफ़ रखना है। तो सेफ्टी जो है हमेशा से हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एवरी इंसिडेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसको हम नहीं रोक सकते, हम हर इंसिडेंट को रोक सकते हैं। हमने अच्छे से सेफली परमिट, प्रोसीजर, ट्रेनिंग के साथ काम करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं और अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।